एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नंबर वन कॉमर्स क्लासेस। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, स्वस्थ रहें, कम से कम बाहर निकलें, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो है इफेक्ट ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो इसलिए कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। बहुत जो है डिमांड आ रही थी कि सर जो है यूथ का जो है आप पोस्टमार्टम करें, डबल इंटर सिस्टम का जो है एक पोस्टमार्टम कर दें। मैंने कहा चलिए ठीक है, डबल इंटर सिस्टम का ही एक वीडियो बना देते हैं। देखिए, इसको बहुत आसानी से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़ेगा, थोड़ा सा तेज लेके चलूंगा क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप जितने लोग नए हमारे चैनल पर आते हैं, ठीक है, जितने लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं, जो न्यू व्यूवर हैं, ध्यान से समझिएगा, जो न्यू व्यूवर हैं उन्होंने अगर हमारी पिछली वीडियो यानी जो लास्ट वीडियोस हैं अगर वो नहीं देखा है, ठीक है, तो उसे देख लें। ठीक है, उसे देख लें, क्योंकि देखने के बाद ही आपको ये सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी यूथ के, ठीक है, वो आपको सब क्लियर हो जाएगा। वो तभी क्लियर होगा जब आप पिछली वीडियोस देखेंगे। तो पिछली वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है, तभी वो बात क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस को करते हैं बहुत आसानी से। देखिए, चुटकियों में क्वेश्चन होगा जब हम कॉन्सेप्ट करेंगे। देखिए, हम आपको एक चीज और बता देते हैं, अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो चाहे वो टीजीटी हो, ठीक है, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, वो आप क्लियर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है, इसीलिए मैं बहुत ऑनेस्टी से पढ़ाता हूं। लेकिन आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, तो प्लीज आप मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए सपोर्ट करो। ठीक है, आप देखो, मैं ज्वाइनिंग जरूर करा दूंगा पूरी पोस्टमार्टम। देखिए, मैंने आपको बताया 6570 क्वेश्चन की यूथ की बुक आती है, ठीक है, उसको मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा। देखिए, 60 क्वेश्चन उस दिन सॉल्व कराया, पीछे सॉल्व कराया 60 और 50 आज, तो यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 110 क्वेश्चन हो गए। 110 दिमाग में बैठ गया होगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो। आप ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो वो आपके लिए दिक्कत करेगा। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डबल इंटर सिस्टम। क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डबल इंटर सिस्टम, यानी कह रहा है कि कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है। चलो देख लेते हैं। परचेज इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आगे क्या कह रहा है? इनकम डिक्रीजेस क्रेडिट, गलत। यानी कहने का मतलब है, देखिए, मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट का फंडा बताया था। नॉमिनल अकाउंट का फंडा क्या होता है? एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर दो, चलिए ठीक है, और इनकम को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो देखिए, इनकम को क्रेडिट तो कर रहे हैं, देखिए क्रेडिट तो कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं घटेगी, घटेगी नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरा, एक्सपेंसेस डेबिट, बिल्कुल सही है, लेकिन आगे क्या कर रहे हैं? इनकम डिक्रीज, गलत, गलत हो गया। इनकम डिक्रीज कभी नहीं करती है। आगे आते हैं, चलिए आगे आते हैं, दो ऑप्शन और आगे कह रहा है कि रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट, कुछ सही लग रहा है। आगे आते हैं, रिसीवर इज क्रेडिट, गिवर इज डेबिट, ये तो पूरा गलत ही हो गया। ये देखिए, ये भी गलत कर रहा है, ये स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है इसमें, ठीक है, तो ये गलत हो गया। यही कह रहा है, रिसीवर इज डेबिट, यानी पाने वाले को क्या करते हैं हम? पाने वाले को डेबिट करते हैं, और देने वाले को हम क्या करते हैं? को क्रेडिट करते हैं। ये कौन सा है? ये आपका होता है पर्सनल अकाउंट। ये तभी आपको समझ में आएगा जब हमारी आप पास्ट की वीडियो को देखेंगे, ठीक है, नहीं देखा तो जरूर देख लें। आगे आते हैं, पहला क्लियर हो गया, यानी तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, तीसरा वाला सही हो गया। आगे आते हैं, फटाफट करते हैं। देखिए, एक कह रहा है यहां, पहले मैं आपको चीज समझा दूं, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, देखिए इसका मतलब ये होता है, मान लेते हैं ये फर्म है, ठीक है, ये फर्म है। फर्म जब सेल करती है, ठीक है, जब सेल करती है, तो देखिए उसने अभी तक सेल नहीं किया है, वो क्या कहती है? वो मिस्टर एक्स है, मान लेते हैं, इनको कहा उसने कि ऐसा करो कि सामान ले जाओ, सामान ले जाओ, ठीक है, और अगर पसंद आता है, अगर आपको पसंद आता है, ठीक है, पसंद आता है, तब खरीदना, तब खरीदना, अदरवाइज मत खरीदना। तो यही इसका मतलब होता है, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस।
इसी का मतलब क्या होता है, सेल्स ऑन अप्रूवल, यानी तब खरीदना जब आपको पसंद आएगा। दिस इज कॉल्ड सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो यहां पर कह रहा है यदि 10,000 रुपए का माल अनुमोदन यानी कि अप्रूवल बेसिस पर बेचा गया है तो लेखांकन की तिथि यानी कि एडजस्टमेंट पर, एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट पर उसका ट्रांजैक्शन क्या होगा। देखिए भाई जाहिर सी बात है भाई, जब हम बेचेंगे तो सेल्स में तो जाएगा जाएगा, ठीक है। स्टॉक बनेगी बनेगी, स्टॉक क्या होती है, देखिए जब हम बेचते हैं तो स्टॉक घटेगी, ठीक है। सेल्स क्या होगा, बढ़ेगा। डेटर्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। चूंकि देखिए मिस्टर एक्स को हम बेच रहे हैं तो यानी तीनों हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई होगी पूरे कॉन्सेप्ट का। चलिए आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ परचेज अकाउंट आर मेड ऑन क्रेडिट। कह रहा यदि कोई माल उधार क्रय किया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता नामित किया। देखिए भैया कैश तो होगा नहीं, कैश में तो सिर्फ कैश में आता है। डेटर्स का मतलब होता है जब हम किसी को बेचते हैं। क्रेडिटर का मतलब होता है कि जब हम किसी सामान खरीदते हैं। और परचेज करने का मतलब होता है जब हम सामान खरीदते हैं, वो भी किसमें, क्रेडिट में। जब हम सामान खरीदते हैं तो वो यहां पे होगा, ठीक है। कहानी खत्म। आगे आते हैं। प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहर्तित, यानी कहने का मतलब है कैश विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। मैंने आपको बताया था कि वो चीजें जाती हैं ड्राइंग्स में, ठीक है। ड्राइंग्स में जाएगी, कहानी समझिएगा। और आपको मैं ये भी बता देता हूं ड्राइंग्स दो तरीके का होता है, एक कैश होता है और दूसरा होता है गुड्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जनरल मर्चेंट की शॉप है, टॉफी रखा हुआ था उसकी दुकान पर, टॉफी निकाल के खा लिया तो वो गुड्स खा लिया, ठीक है। तो गुड्स जब भी होगा तो उसका इफेक्ट कहां पर आएगा, उसका इफेक्ट परचेज पर आएगा। और इसका इफेक्ट कैश पर आएगा और दूसरा कहां पर आएगा, कैपिटल पर आएगा। कहानी समझ में आ गया होगी। आगे चलते हैं। चलिए अगला कह रहा है कि पर्सनल सेलिंग। बेटा देखिए पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है कि जब हम डूर टू डूर सेलिंग करते हैं। देखा होगा आपने हॉकर आता है, हॉकर। हॉकर का मतलब क्या होता है, जो आपके गेट पर सामान बेचने आता है, गेट पर सामान बेचने आता है, ठीक है। या ऐसा कहें जो आपके घर पर सामान बेचने आता है, घर पर सामान बेचने आता है, ठीक है। तो ये कह क्या रहा है कि व्यक्ति, देखिए पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टुवर्ड्स, यानी व्यक्ति किसको टारगेट नहीं करता है, देखिए पर्सनल कॉन्टेक्ट को करता है। क्योंकि जब भी कोई बंदा जो है आपके गेट पर आता है तो डायरेक्टली करता है। टू वे कम्युनिकेशन होता है, दो तरफा सम बिल्कुल होता है। क्विक फीड, दो तरफा कैसे होता है, देखिए एक आप हैं और एक हम हैं। मास ऑडियंस नहीं होता, मास का मतलब बहुत ज्यादा लोग। तो देखिए वो व्यक्तिगत तौर पे आपसे बात करता है, व्यक्तिगत तौर पे सामान बेचता है, तो इसलिए देखिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये गलत कर दे रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैंने पहले समझा दिया। तो यही वाला ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। कह रहा देखिए रिकॉर्डिंग जो है वो अकाउंटिंग क्या नहीं करता। मैंने आपको एक साइकिल बताया था जिसका नाम था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड आरसीएस आईसी बताया था मैंने, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था। तो इसका मतलब हो गया कि यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, और सब गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाममात्र खाता, देखिए नाममात्र का मतलब होता है जो खाते एक्सपेंसेस से बिलोंग करें और इनकम से बिलोंग करें, वही हमारे का देखिए पकड़ते हैं हम। इंटरेस्ट कुछ कुछ ठीक लग रहा है, आगे आ जाते हैं। देखिए कह रहा है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या, देखिए मैं आपको बता देता हूं। इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट के आगे क्या लिखा हुआ है, एक्रूड। और मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे, यानी कि प्रीफिक्स और या सफिक्स अगर होता है कोई चीज तो वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। और ये बात तभी समझ में आएगी जब आप हमारी पास्ट की वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट है देखिए और इसके आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। फिर क्या कह रहा है कि वास्तविक डूबी रकम के पूर्वानुमान, देखिए कह रहा है कि मेकिंग द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स इज ऑन द बेसिस। देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जो पहले ही लॉस होने वाला हो, जो लॉस होने वाला है उसको पहले ही क्या करना है, मेंटेन करके चलना है। तो ये कहता है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। मैं पढ़ा चुका हूं, पास्ट की वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पास्ट की वीडियो को आप जरूर देखें जाके, ठीक है, चेक करें। डिस्क्लोजर होता है, डिस्क्लोजर का मतलब होता है सारी चीजों को ओपन करके रखना है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं 15 में तो वही 16 में लेके चलेंगे, वही 17 में लेके चलेंगे। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, देखिए डिस्क्लोजर एंड क्या कह रहा है, एक सेकंड, डिस्क्लोजर एंड कंसिस्टेंसी तो दोनों लेके चला, मैं दोनों समझा चुका हूं। आगे जाते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे जाते हैं। चलिए नॉमिनल अकाउंट कौन सा, मैंने अभी बताया नॉमिनल अकाउंट का जो फंडा होता है वो क्या करेगा, एक तो एक्सपेंसेस से बिलोंग करेगा या इनकम से, इसी से तुरंत पहचानिए, वेजेस,
ठीक है, वेजेस सही लग रहा है कुछ कुछ। पेटेंट्स, इसको टिक लगा दो। पेटेंट्स बेटा एसेट्स होती है, मैं बता चुका हूं। एसेट्स में कौन सी होती है? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है। कहानी खत्म, ये नहीं होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस होती है, ये भी हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। ये कौन सी एसेट्स होती है? करंट एसेट्स होती है, और ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है। ऑल द अबव हो ही नहीं सकता, तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। कहानी आगे समझ में आती है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये नियम किसका? मैं बता दूं, रिसीवर ई आर मतलब होता है करने वाला, वाला आया ना, तो यानी कोई पर्सन हो जाएगा, तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पाने वाला, तो नॉमिनल अकाउंट का फंडा हो, सैलरी हो नहीं सकती। आगे आ जाते हैं। चलिए, गैप क्या कहता है? देखिए गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फुल फॉर्म होता है। गैप का फुल फॉर्म होता है GAAP का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये इसका वर्ग क्या है? देखिएगा, इसका वर्ग क्या होता है? ये ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर प्रिंसिपल को क्या करता है? प्रिंसिपल को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि सामंजस्य को बैठाता है। समझ में आ गया होगी बात? तो हार्मोनाइजेशन का ही मतलब होता है सामंजस्य। ठीक है, तो पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, प्राइस से कोई मतलब, जनरल से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नामात खाते के अंतर्गत आता है? चलिए, नामात का मतलब नॉमिनल अकाउंट बता चुका। नामात का मतलब होता है किससे? एक्सपेंसेस से बिलोंग करेगा, इनकम से। चलिए, बैड डेट रिकवरी को थोड़ा सा रोक के रखते हैं। बैंक मतलब होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नहीं होगा। चलिए, बिल्स पेबल, ये भी नहीं होगा। बीपी भी वही होता है। ड्राइंग्स भी नहीं होगा, ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट होता है। कमीशन रिसीव्ड, देखिए मैंने कहा था पर्सनल अकाउंट के बाद प्रीफिक्स हो गया, सॉरी सफिक्स हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही वाला हो जाएगा। बैड डेट रिकवरी का मतलब होता है बेटा कि जो पैसा डूब गया था, क्या हो गया था? बैड डेट्स था। ठीक है, यानी जो डूब गया था वो क्या हो गया? रिकवर हो गया। तो रिकवर होने का मतलब क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और टू बैड डेट रिकवर अकाउंट, यही एंट्री बन जाती है। तो हमारी क्या हो गई? यही हो जाएगा। समझ में? और इसको फिर दोबारा एंट्री को ट्रांसफर कर देते हैं, तो एंट्री बनाते हैं बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, चूंकि हमारी इनकम होती है, तो इसीलिए। और प्रॉफिट लॉस के अकाउंट में जो भी चीजें जाती हैं वो सारी हमारी क्या होती हैं? नॉमिनल अकाउंट होती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, स्पीड में थोड़ा चलते हैं हम। कह रहा डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट भी बताता ही चले आ रहा हूं कि भैया डेबिट दार एक्सपेंसेस और लॉसेस का जो भी अकाउंट होगा वो क्या होगा? नॉमिनल होगा। तो देखो यहां पकड़ो, नॉमिनल कौन सा है? पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। नॉमिनल अकाउंट में आते हैं तो लास्ट वाला है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या कर रहा है? देखिए, मेक सफिशिएंट प्रोविजंस फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स, दिस स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कहने का मतलब भविष्य क्या। देखिए, कोई भी लॉसेस होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, तो उसको पहले ही बना के रखो। ठीक है, जैसे पापा क्या करते हैं, लड़कियां हो गई हैं तो उनके शादी के लिए पहले रिजर्व बना के रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? हमारा एंटीसिपेटेड लॉसेस, एक्सपेंसेस हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट कौन कहता है? ये एक ही कॉन्सेप्ट कहता है, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो डिपेंड करता है प्रॉफिट एंड लॉस पे, इसमें होगा नहीं। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे बिलोंग करेगा। मैटेरिटी कहता है कि वो चीजें रिकॉर्ड करो जो तुम्हारे लिए सिर्फ क्या हो? इंपॉर्टेंट हो। चलिए आगे आ जाते हैं। वसूली खाता क्या कहता है? देखिए, पहली चीज तो वसूली वर्ड कहां पे आती है? वसूली वर्ड जो आती है ये आती है पार्टनरशिप में। और कहां पे आती है? जब हम डिसोल्यूशन पढ़ते हैं। डिसोल्यूशन पढ़ते हैं यानी कि जब फर्म क्या होती है? बंद हो जाती है। ठीक है, तो बंद होने पे क्या होता है? हम सारी एसेट्स को क्या करते हैं? सोल्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? सोल्ड कर देते हैं। और सोल्ड करने पे जो रियलाइज होता है उसको ट्रांसफर कहां करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। और इसी की वजह से रियलाइजेशन अकाउंट भी कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। बात समझ में आ गई होगी, तो नाम मात्र खाता हो गया। आगे आ जाते हैं। अब कह रहा लेनदारों का भुगतान का परिणाम क्या होता है? देखो भैया, लेनदार का भुगतान का मतलब क्या हुआ? हमने एंट्री बनाई क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए, कैश कौन सा अकाउंट? एसेट्स है ये। ठीक है, एसेट्स है। और ये कौन सा अकाउंट? ये लाइबिलिटीज है। तो देखिए, लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा और एसेट्स पे इफेक्ट पड़ा।
पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो यानी यही का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और क्रेडिटर्स को डेबिट क्यों किया? चूंकि पर्सनल अकाउंट का फंडा क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। चूंकि ये कोई बंदा होगा तो बंदे को हमने रिसीवर कर दिया और पैसा हमने पेमेंट कर दिया। कहानी समझ में आ गई होगी। तो यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है? देखिए, चल संपत्ति का मतलब होता है करंट एसेट्स। और देखिए करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, पहले मैं समझा दूं। करंट एसेट का मतलब होता है विच एसेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश, इट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। यानी कि वो एसेट्स जिस भी चीज को, ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज को एक वर्ष के अंदर कैश में क्या कर लें? कन्वर्ट कर लें, वो सारी हमारी क्या होती हैं? करंट एसेट्स होती हैं। तो देनदार होगा, क्योंकि देनदार से हमें 1 साल के अंदर पैसा मिल जाएगा, जिसको हम सामान बेचते हैं वो डेटर्स होता है। तो ये नहीं होगा। पूर्वदत्त, देखिए पूर्वदत्त का मतलब ज्यादा दे देना, और हम बता चुके हैं कि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहती है कि जिस ईयर का इनकम हो उसी ईयर में ट्रांसफर कर देना है। तो ये भी नहीं होगा। स्टॉक होगा नहीं। परचेज हमारा क्या होता है? एक एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है किस पर? नॉमिनल अकाउंट पर, ठीक है। तो यही नहीं होगा। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लियर? आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसायिक क्रिया नहीं? देखिए व्यवसायिक क्रिया का मतलब होता है, व्यवसायिक क्रिया तभी होगी, देखिएगा पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है प्रॉफिट मोटिव। सीधी सी बात। और इसका इफेक्ट किस पर पड़ना चाहिए? बिजनेस पे पड़ना चाहिए। तो दो बातों पर ध्यान रखो, दो बातों पर तौलो, कहानी समझ में आएगी। देखिए एक व्यक्ति अपना पुराना टीवी बेचकर 500 रुपए लाभ कमाता है। अरे भैया पुराना टीवी बेचा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वो तो कबाड़ खाना बेच दे। तो यही ऑप्शन हो गया, कहानी खत्म। इसी दोनों बातों पे रख दो। चलिए आगे आ जाते हैं। फिर क्या डेबिट बराबर क्रेडिट होता है? बिल्कुल। अब क्या कह रहा है? लेखांकन में कभी कभी सत्य होता है। बिल्कुल। कभी कभी क्यों होता है? लेखांकन में कभी कभी गलत होता है। गलत। बिल्कुल बात कह रहे हैं ये। लेखांकन में हमेशा सत्य होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है और क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट होता है। किसने कहा था? ल्यूकस पेसिवली ने कहा था। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? डुअल एस्पेक्ट कहता है। इसी कॉन्सेप्ट पे कौन बिलोंग करता है? डबल एंट्री सिस्टम बिलोंग करती है। कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है? ये भी यही बात करते हैं। देखिए 1 लाख रुपए का सामान बेचा है, तो ये नहीं होगा। अपने पुत्र की फीस, यानी कि फीस को दे रहे अपने व्यक्तिगत खाता से, तो यही तो है भैया, यही वाला हो जाएगा। कहानी खत्म। चलिए आगे आते हैं। लेखांकन का मूल सिद्धांत पाने वाला डेबिट था। देखिए पाने वाला का मतलब कोई बंदा है, और बंदा जैसे समय तो व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है? फिर वही बात आ गई। तो लड़के की फीस, तो यही वाला हो जाएगा, क्योंकि उसका बिजनेस मोटिव नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं। ये तीनों फिर नहीं होगा। तुरंत देखिए, तुरंत एक धड़ में तुरंत खत्म। दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है। देखिए दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका दो इफेक्ट होना चाहिए। तो यहां पे पहला वाला कह रहा है प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमने कहा गुड्स सोल्ड टू राम 1 लाख रुपए का, ठीक। तो एंट्री क्या बनाई हमने? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इफेक्ट पड़ा पहला, दूसरा, पहला इफेक्ट पड़ गया और दूसरा इफेक्ट पड़ गया। कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए ठीक है आगे। निम्नलिखित लेन देन की खतौनी का अर्थ होता है। देखिए खतौनी का मतलब होता है किसी चीज की पोस्टिंग करना। कैसे पोस्टिंग करना? देखिए जर्नल से जब हम लेजर में कोई चीज ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब होता है खतौनी। खतौनी की और शुद्ध हिंदी होती है खतियाना, ठीक है। अब मतलब क्या है कि नहीं, दो खातों में लिखना गलत बात है। दो खातों में नहीं लिखा जाता। संबंधित खाते के डेबिट पक्ष में लिखना केवल एक पक्ष में नहीं लिखा जाता है। संबंधित खाते के क्रेडिट पक्ष में गलत बात है। संबंधित खाते, अब देखिए मैंने कहा गुड्स सोल्ड टू राम, फिर से लिखता हूं, ₹50,000 का। तो 50,000 का लिखा, तो कह रहा है कि संबंधित दो खातों के उचित पक्ष में, दो खाता तो होगा ही होगा। देखो कैसे, एक तो राम और दूसरा सेल। तो राम एक खाता हो गया, दूसरा सेल्स हो गया, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग लिखेंगे। देखिए दोनों के अलग अलग पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। जैसे राम में अगर हमने बनाया, ठीक है, राम में गए तो हो सकता है राम के डेबिट साइड में लिखें, और जब सेल्स में जाएंगे तो हो सकता है उसके कहां पे लिखें? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं।
बैंक रेट पर ब्याज दोहरा लेखा प्रणाली में कहां दिखाया जाता है? चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि जब भी बैंक, जब आप लोन लेंगे तो क्या एंट्री बनेगी। देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कहानी समझ में आ गई? तो देखिए, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट का यहां पे कहीं पर भी नाम नहीं दिया हुआ है। एक का नाम दिया किसका? कैश का। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन का इफेक्ट कहां पड़ेगा? कैश में पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो होती है वो नॉमिनल अकाउंट होती है। कहानी समझ में आ गई? और नॉमिनल अकाउंट अगर लिखा तो हो जाता, अगर यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिखा तो भी लिखा जाते। चलिए आगे आते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली प्रवेश के प्रवर्तक कौन थे? बता चुका हूं मैं, 10 बार बताया हूं। इटली के थे। और कब किया था? 1494 ईस्वी में किया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सिटी कौन सी थी? सिटी थी वेनिस सिटी थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों को लिख, देखिए मैं आपको बताया था, इसी को बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट। और इसी का सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी। ठीक है, ये होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, कहानी समझ में आ गई? डबल एंट्री सिस्टम, तो यही वाला हो जाएगा। दोहरा खाता प्रणाली होता नहीं है, अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। इकहरा होगा नहीं, चूंकि इकहरा में दो बातें लिखते हैं, एक बनाते हैं कैश बुक और दूसरा बनाते हैं आपका पर्सनल अकाउंट। तो दो ही तो बना, ये होगा ही। दोहरा खाता प्रणाली जो होता है वो आपका पब्लिक यूटिलिटी के लिए होता है। पब्लिक यूटिलिटी अभी बात करते हैं आगे। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे आते हैं। कमीशन अग्रिम, देखो भैया कुछ करने की जरूरत नहीं, पर लिखो, लिखो कमीशन लिखो, और कमीशन के आगे क्या लिख दिया? एडवांस लिख दिया। तो कमीशन कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के बाद में क्या लग गया? प्रीफिक्स हो गया, सॉरी सफिक्स हो गया। तो सफिक्स लगने के बाद ये तुरंत क्या बन गया? व्यक्तिगत खाता बन गया। ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। समझ में आ गया ना? मैंने आपको बताया था, नोट में भी लिखवाया था कि कोई भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कोई भी शब्द लग जाए वो हमारा क्या बन जाता है? व्यक्तिगत खाता बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है? व्यावसायिक संपत्ति के आधार पर विक्रय का अभिलेखन क्या होता है? देखिए अब मैं आपको बताता हूं क्या कह रहा है। व्यावसायिक संपत्ति के आधार, देखिए उधार विक्रय, व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय। देखिए व्यावसायिक संपत्ति का मतलब हमने एसेट्स लिया, और वो भी किसमें लिया? क्रेडिट सेल किया। ठीक है, क्रेडिट सेल किया। तो देखो भैया एक बात हमको बताओ, क्रेडिट सेल हम एसेट्स का कर रहे हैं, तो उसका ट्रांजैक्शन हम कहां करेंगे? सेल्स में तो करेंगे नहीं, क्योंकि सेल्स में हम क्या करते हैं? वहां पे क्रेडिट सेल करते हैं। तो उसका हम करते हैं जर्नल प्रॉपर में। ध्यान रखिएगा, जो चीजें हम कहीं पर नहीं लिखते हैं, ना तो हम कैश बुक में लिखते हैं, ना तो हम सेल्स बुक में लिखते हैं, ना तो हम परचेज बुक में लिखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम कहां लिखते हैं? विक्रय में नहीं लिखेंगे, क्योंकि विक्रय तो मतलब सेल्स का मतलब डेली बेसिस पर जो की जाती है। रोकड़ में तो कैश की चीजें लिखी जाती है, यहां भी लिखेंगे। विक्रय खाता भी नहीं होगा। ठीक है, विक्रय रोज नामचा कुछ होता ही नहीं। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। डेबिट शेष होगा, देखिए बैंक लोन जब भी हम लेते हैं, तो बैंक लोन जैसे मैंने लिया तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक लोन का मतलब देखिए कौन सा शेष कर रहा है? क्रेडिट शेष कर रहा है। पेशगी आय प्राप्त हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम इन एडवांस। इनकम इन एडवांस ये भी क्या शो कर रहा है? क्रेडिट में शो कर रहा है। प्रोविजन कह रहा है, तो इसका एंट्री बनता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिजर्व कहता है। ठीक है, तो इसका भी क्रेडिट कर रहा है। लेकिन जब भी प्रीपेड होता है तो एंट्री क्या बनती है? ये बात को ध्यान से समझिएगा। एंट्री बनती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कुछ लिख देते हैं, मान लेते प्रीपेड सैलरी लिख देते हैं, अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी को प्रीपेड देते हैं तो उसे हम उसी साल के इनकम में क्या करते हैं? कवर करते हैं। और उसका बैलेंस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट में होता है। इस बात को आप गौर करिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब क्या करा? किसी व्यवसायिक संपत्ति, व्यवसाय की संपत्ति से आते, देखिए भैया एक तो बैलेंस शीट बना लो, इतना बढ़िया समझा देता हूं। हमने लिखा लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलिए क्या कह रहे हैं? अब देखिए यहां हो गया कैपिटल और यहां हो गई लायबिलिटी, और इसको अगर आप टोटल करोगे तो क्या बन जाएगा? यही बनेगा हमारा क्या? चूंकि जब भी हम कैपिटल में भैया
क्या जोड़ दें, लाइबिलिटी को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगी, एसेट्स ही तो मिलेगी। ये पूरा पोर्शन क्या बना, ये पूरा पोर्शन बना टोटल लाइबिलिटी, और आपको पता है टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट्स होता है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। और इसको और डिटेल में समझना है तो पास्ट की वीडियो को जाके देखें, ठीक है, पास्ट की वीडियो को देखें तभी समझ में आएगा। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चालू संपत्ति में शामिल नहीं किया। चालू संपत्ति का मतलब मैंने अभी बताया, ऐसी संपत्ति जिसको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दें। इंग्लिश वाले समझ लें, विच एसेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर इट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। ठीक है, तो देखिए देनदार होगा, चूंकि एक जब हम सामान किसी को बेचते हैं तो हम उनको कहते हैं भैया ऐसा है 4 दिन के अंदर पैसा दे दियो, ठीक है। कैश, ये भी कैश तो ऑलरेडी है। ये ख्याति का मतलब होता है भैया गुडविल, और गुडविल का मतलब होता है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है हमारी। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, स्टॉक तो आपको पता ही कि 1 साल के अंदर कन्वर्ट ही करते हैं। द्विप्रविष्टि प्रणाली क्या होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। मैंने आपको भैया डबल एंट्री सिस्टम में क्या बताया था, टाइप्स ऑफ अकाउंट बताया था। इसमें 3 बताया था, कौन सा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये तीनों आ जाता है, कहानी समझ में आ गई, इससे कोई मतलब नहीं है। डबल, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली बात है, दोहरा खाता प्रणाली। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को। ये कह रहा है डबल अकाउंट सिस्टम, बहुत कंफ्यूजन होती है बेटा। देखिए डबल अकाउंट सिस्टम एक ही जगह होता है जहां पर होता है पब्लिक यूटिलिटी। अब पब्लिक यूटिलिटी का मतलब होता है जैसे वो सर्विस, जो गैस सिलेंडर होता है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी जो हमें प्रोवाइड कराते हैं वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी कहां पे आती हैं, हमारी ये सारी चीजें हमारी आती हैं, गैस हो गया, ठीक है, जैसे और मान लेते हैं वाटर सप्लाई जो होती है हमारी, ये संस्थाएं जो होती हैं जो हमें क्या कराती हैं, सार्वजनिक उपयोगिता कराती हैं। ठीक है, तो इसमें यह देखना होता है, इसमें यह देखना होता है कि पब्लिक कितना यूसेस कर रहा है, कितना उपयोग कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें हमारी कहां होती है, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में आती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हो ही नहीं सकती, केमिकल इंडस्ट्रीज हो ही नहीं सकती, पब्लिक इंटरप्राइजेस हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डबल अकाउंट सिस्टम जो होता है वो पब्लिक यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल गैस हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इन सब चीजों के लिए वो यूज की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है, हम यहां पे ये चीज चेक करते हैं, ये भी बता देता हूं कि भाई जो जनता है वो पूरा यूटिलाइजेशन कर पा रही है नहीं कर पा रही है, पूरा यूटिलाइज कर पा रही है नहीं गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसका जो अकाउंट होता है वो कहां होता है, डबल अकाउंट सिस्टम में होता। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे आते हैं। फिर कह रहा है दोहरा डबल इंट्री सिस्टम कहां पर हुआ था, यानी ओरिजिन कहां हुई थी, इटली में हुई थी। क्यों हुई थी, क्वेश्चन उठता है, क्योंकि ल्यूकस पैसिवली जो थे भैया वो वहीं के रहने वाले थे, कहां के, इटली के। और इटली का एक जगह जैसे हम वेनिस, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं, समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता, देखो व्यक्तिगत का मतलब एक होता है बच्चे कि व्यक्तिगत का मतलब नाम से, चाहे वो बंदा होगा, चाहे वो कोई फर्म होगी इसका नाम होगा, या किसी की जगह पर यूज कर रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसेट्स, कोई भी चीज हमें इन्वेस्ट करते हैं कैश में। कमीशन नहीं हो सकता, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि इनकम से रिलेट करता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कुछ कुछ ठीक लग रहा है। शेयर प्रीमियम, ये भी हमारी इनकम होती। देखिए भैया 10 रुपए का शेयर 12 में बेच दियो तो 2 रुपए हमारी क्या होगी, इनकम होगी। तो ये भी हमारा किस में हो गया, नॉमिनल। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैंने आपको बताया था सैलरी जो नॉमिनल अकाउंट है इसके आगे ये क्या हो रही है, प्रीफिक्स हो रही है, तो यही हमारा हो गया। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। जन उपयोगी संस्थाओं, अभी मैंने बताया, अब हम इसको हम डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि बता चुका हूं पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो भी होता है वो डबल अकाउंट सिस्टम होता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए आगे जाते हैं। फिर क्या करा, प्रत्यक्ष पुष्टिकरण, यानी कि हम डायरेक्ट किससे कन्वर्सेशन करते हैं। देखिए एक फर्म जो होती है वो डायरेक्ट किससे मिलती है, तो डायरेक्ट दो ही से मिलती है, या तो डेटर से मिलेगी या तो क्रेडिटर से मिलेगी। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि डेटर को वो सामान क्रेडिट में बेचती है, क्रेडिट सेल करती है, और इससे क्या करती है, क्रेडिट परचेज करती है, और दोनों लोग बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहानी समझ में आ गई होगी, तो यही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, एक कौन सा वाला सही दिखाई पड़ रहा है। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है।
एक्रूड इंटरेस्ट, चलिए नीचे वाले पहले बात करते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगा हुआ है ना, और उसके आगे क्या लगा, एक्रूड लगा, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट, यही वाला सही हो जाएगा, और वाला सब खत्म। समझ में आ गई बात, यही हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। बात समझ में आ गई, चलिए आगे आ जाते हैं। उसके बाद में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा खाता एक व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत का मतलब है क्या होता है, व्यक्तिगत का मतलब होता है, फिर मैं बता रहा हूं कि जो नाम से बिलोंग करेगा। नाम से कैसे, देखिए ड्राइंग्स, वेरी गुड पर्सन, देखिए ड्राइंग्स, कोई फर्म का जो ओनर होता है वो पैसा निकालता है, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है, उसके जगह पे क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स। पहला हो गया बैंक अकाउंट, कोई नाम होगा, कैसे, एसबीआई, ठीक है, पीएनबी, ये हो गया। प्रीपेड रेंट मैं आपको बता चुका, प्रीपेड रेंट, रेंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, उसके आगे प्रीफिक्स होगा, ये भी होगा, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। समझ में आ गया, क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था, ल्यूकास पेसियोली ने किया था। बहुत कहानी समझ में, कार्टर ये राइटर हैं, ये कौन है, ये भी राइटर हैं, ये हो नहीं सकते। माल्थस क्या था, माल्थस ने दिया था, यस, पॉपुलेशन थ्योरी दिया था। क्या दिया था, पॉपुलेशन थ्योरी दिया था। इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, पहले ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अकाउंट डू नॉट रिकॉर्ड, देखिए अकाउंट क्या रिकॉर्ड नहीं करता, प्रॉफिट लॉस तो हाई है भैया अकाउंट, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इससे क्या मतलब है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को गिनते रहो, उसको सैलरी तो रिकॉर्ड करो, बस कहानी खत्म। आगे आते हैं, लेखा पुस्तकों में न दर्ज किए जाने वाला एकमात्र खाता। देखिए मैंने आपको बताया था, जो डिस्काउंट होता है वो दो तरीके का होता है, एक कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हैं, एक सेकंड, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड हम इसलिए नहीं करते हैं चूंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सेल्स को बढ़ाना, ठीक है, सेल्स को बढ़ाना। तो सेल्स को बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए आगे जाते हैं। अब कह रहे हैं, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि भैया परचेज किया गया है किससे, सुरेश से। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन क्या कह रहा है, फ्रॉम कैश वर्ड यूज कर रहा है। जैसे ही ये फ्रॉम कैश लगा दिया तो ये बन गया कैश ट्रांजैक्शन। और बच्चे क्या करेंगे, जानते हो क्या करेंगे, वो लगा देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, बस कहानी खत्म उसी जगह पे। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, कहानी समझ में आ गई होगी। यानी कहने का मतलब है ये ट्रांजैक्शन कैसा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन आपको दिख क्या रहा है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अ पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस, देखिए एक बंदा है, बहुत डिटेल में समझिएगा, मजा आ जाएगा यहां पे। एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो क्या लगा रहा है, पहली चीज तो कैश लगा रहा है, कितना कैश लगा रहा है, 50,000 रुपए, ठीक है। फिर क्या लगा रहा है, नीचे थोड़ा आ जाते हैं, फिर लगा रहा है गुड्स लगा रहा है, चलिए लगा दो भैया गुड्स लगा दो। कितना लगा रहा है गुड्स, 1,00,000 रुपए लगा रहा है, ठीक है। और क्या लगा रहे हैं, और क्या लगा रहे हैं, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, और फिक्स एसेट्स लगा रहे हैं। और क्या लगा रहे हैं, फिक्स एसेट्स लगा रहे हैं, फिक्स एसेट्स लगा रहे हैं। वो कितना लगा रहे हैं, 50,000। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भैया साहब कि पूंजी कितनी लगा रहे हैं, तो ये तो सारी चीजें कैश में हो गई ना, तो टोटल जोड़ दो भाई, 2,00,000 रुपए हो गई। तो जो 2,00,000 बना, ये दो चीज बनी, एक तो कैश बनी, और कैश जो भी चीजें क्या होती हैं, बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, वो सारी चीजें हमारी क्या बन जाती, कैपिटल। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, मार दो धड़ाम से, ठीक है। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है, बहुत मजेदारी से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे साथ बने, इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो, इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट, इसी तरीके के पोस्टमार्टम, एक एक पॉइंट पर पोस्टमार्टम में करूंगा, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप मेरी सपोर्ट करते हैं तो आप देखिएगा, आपको मैं सारी चीजें यूथ की, चाहे जिस भी बुक की, आप भी दे दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के वीडियो के साथ, इसी के तरीके के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप मेरे साथ जुड़े, जिसका नाम है नंबर 1 कॉमर्स क्लासेस, जिसका नाम मैंने इसलिए नंबर 1 कॉमर्स क्लासेस रखा ही है। अगर इतना अच्छा कंटेंट और इतना डिटेल में कोई समझाता हो तो आप मेरे पास जरूर आइएगा, ठीक है, इतना डिटेल में समझाता हूं मैं। आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा आपको, इस वीडियो में वाकई में बहुत मजा आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।